हेलो बच्चा लोग, वी आर बैक विद अनदर सेशन एंड इन टुडेज क्लास हम लोग क्योंकि ऑर्गेनिक का रिवीजन कर रहे हैं पैरेलली अपने यूट्यूब पर, तो आज की क्लास में हम जो रिवीजन करने वाले हैं वो जीओसी का रिवीजन होने वाला है। हम लोगों ने 12th क्लास की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसका रिवीजन हम लोगों ने ऑलमोस्ट फिनिश कर दिया है, स्टार्टिंग फ्रॉम हैलोएल्केन्स, देन वी डिड द इम्पोर्टेंट पार्ट्स ऑफ अल्कोहल, फिनॉल्स, ईथर्स। उसके बाद जो एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में इंपॉर्टेंट पार्ट था जिसमें बच्चों को ज्यादातर दिक्कत आती है, हमने वो वाला पार्ट भी डिस्कस कर लिया है। और अमीन्स का भी प्रेपरेशन से लेकर केमिकल प्रॉपर्टीज तक, चाहे वो अमीन्स की हो, चाहे वो बीडीसी की हो, चाहे वो इम्पोर्टेंट टेस्ट हो, वो सारे के सारे हम लोग आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसी सीरीज में। क्योंकि ऑर्गेनिक ही चल रहा है, लेट्स पिक अप 11th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, दैट इज जीओसी। तो आज की क्लास में जो हम बात करने वाले हैं दैट विल बी ऑफ जीओसी। जीओसी खत्म करने के बाद हम एक बारी लग के हाइड्रोकार्बन्स भी इस तरह से रिवाइज कर लेंगे। हाइड्रोकार्बन्स में जितनी भी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस है या जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो सारे के सारे मैं आपको यूट्यूब पर सॉल्व करवा दूंगी, जिससे कि अपकमिंग नीट के लिए आपका जीओसी एज वेल एज हाइड्रोकार्बन्स दोनों ही बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो आज की क्लास में बेटा जी हम जो बात करने वाले हैं वो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी। अब बच्चे इसको थोड़ा सा हल्के में लेने की क्या करते हैं, गलती कर देते हैं। बच्चों को लगता है कि ये चैप्टर सिंपल चैप्टरों में है, जबकि ये चैप्टर मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में है। आप चाहे कोई भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़े, आप चाहे हैलोएल्केन्स पढ़े, आप चाहे अल्कोहल्स पढ़े, आप चाहे कितनी ही डिफिकल्ट ऑर्गेनिक पढ़े और कितनी ही सिंपल ऑर्गेनिक पढ़े, वो सारी की सारी लिंक्ड किससे होती है? वो सारी की सारी जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से लिंक होती ही होती है। तो ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो फंडे हैं, ये जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके पकड़ में होने बहुत जरूरी है, ये आपके टिप्स पे होने बहुत जरूरी है, जिससे कि आप चाहे कितना ही डिफिकल्ट ऑर्गेनिक का चैप्टर करें, उसके अंदर कहीं ना कहीं एप्लीकेटिव पार्ट में आपको जीओसी का एप्लीकेशन, जीओसी का यूज करना ही करना पड़ेगा। तो इस जीओसी में हम जो मेजरली बातें पढ़ने वाले हैं वो बातें हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो अगर इस चैप्टर को मुझे सिर्फ 2 पार्ट्स में डिवाइड करना हो तो मैं बताऊंगी आपको। भाई सबसे पहले तो हम जो बातें पढ़ेंगे वो हम इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे। वो हम क्या स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट स्टडी करेंगे। किस तरीके का डिस्प्लेसमेंट होता है, किस तरीके के इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट होता है। और सेकंड बात में हम क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में जो हम रिवाइज करेंगे वो इसी डिस्प्लेसमेंट का एप्लीकेशन हम रिवाइज कर लेंगे। एप्लीकेशन ऑफ कॉन्जुगेशन कह लीजिए या एप्लीकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कह लीजिए। अब इस पॉइंट पर क्योंकि आप लोग काफी हद तक ऑर्गेनिक रिवाइज कर चुके हैं तो ये टर्म्स आपको सुनी सुनाई सी लग रही हैं। तो जीओसी में आप जब भी रिवाइज करने बैठेंगे आप इन्हीं दोनों टर्म्स को, इन्हीं दोनों पार्ट्स में चैप्टर को डिवाइड करेंगे। एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट्स में, एंड सेकंड इन्हीं डिस्प्लेसमेंट्स का जो एप्लीकेशन है, इन्हीं डिस्प्लेसमेंट्स को आपको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है, वहां पे आप सवाल जवाब देखेंगे। आइए और थोड़ा सा टैबुलेट करते हैं अपने चैप्टर को। इस इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट को आप किस किस तरह से स्टडी करेंगे, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका इलेक्ट्रॉन किस फॉर्म का है। भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप लोग जानते हैं हम लोग मेजरली क्या पढ़ते हैं, हम लोग सारी की सारी बातें कोवेलेंट बॉन्ड के आसपास कर रहे होते हैं, ठीक है भाई। चाहे फिर वो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो, हम मेजरली जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कंपाउंड्स या कुछ भी स्टडी करते हैं वो सारी की सारी कोवेलेंट बॉन्ड की स्टडी होती है। और आप ये बात 11th क्लास के केमिकल बॉन्डिंग से जान चुके हैं कि ये कोवेलेंट बॉन्ड कितने तरीके का होता है। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड मेजरली 2 ही तरीके का होता है, एक ये सिग्मा बॉन्ड के फॉर्म में मिलता है और एक ये पाई बॉन्ड के फॉर्म में मिलता है कि नहीं। हम ये बात समझते हैं कि कोवेलेंट बॉन्ड 2 तरीके का होता है, या तो वो हेड ऑन ओवरलैप से बना होगा तो वो सिग्मा बॉन्ड का होगा, या फिर वो साइडवेज ओवरलैप से बना होगा तो वो एक पाई बॉन्ड फॉर्मेशन का होगा। इन दोनों ही बॉन्ड्स में आप एक और नए टर्म को फिलहाल जोड़ लीजिए, आप इनको कह दीजिए सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कह दीजिए, या इसी को आप कह दीजिए पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ऐसा क्यों? क्योंकि हम नहीं चाह रहे अपने इलेक्ट्रॉन की गिनती रखना। हम क्या चाह रहे हैं स्टडी करना, सिर्फ अपने इलेक्ट्रॉन को मूव होता हुआ देखना चाह रहे हैं। उसकी गिनती या उसका काउंट हमारे लिए शायद इतना इंपॉर्टेंट फिलहाल नहीं है। तो हमने क्या करा है, अपने बॉन्ड को टर्म एक नई दे दी है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ये बात हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने भी सिखाई है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम ने भी क्या टर्म एंड में यूज करना शुरू कर दिया था, ध्यान करिए, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी यूज करना शुरू कर दिया था। रादर देन सेइंग द पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन वी स्टार्ट सेइंग द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन। तो वही चीज, वही रिजल्ट हम यहाँ पर भी अप्लाई कर रहे हैं। तीसरी बात, जैसे ही आप ये समझ जाते हैं कि आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक मॉलिक्यूल में 2 तरह की होती है,
सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एंड पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब ये इलेक्ट्रॉन जब एक मॉलिक्यूल में मूव करेगा तो इसकी मूवमेंट भी फिर किस तरह से बन जाएगी। पहला, अगर मूव करने वाला इलेक्ट्रॉन सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हुआ, अगर जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का हुआ, तो इसी को तुमने बेटा जी क्या नाम दिया हुआ है, इसी को तो तुम इंडक्टिव इफेक्ट के फॉर्म में भी जानते हो। तो आज तक तुम जिस प्लस आई इफेक्ट या माइनस आई इफेक्ट को इतने हल्के में लेते आ रहे थे, वो एक्चुअल में क्या है, वो एक्चुअल में बहुत सिंपल टर्म्स में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है। और किसका इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट है। दूसरी बात, अगर ये इलेक्ट्रॉन मूव करने वाला पाई बॉन्ड का पार्ट है या पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का पार्ट है, इसी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को तुम आज तक क्या कहते आ रहे हो, इसी को तुम रेजोनेंस कहते आ रहे हो। तो तुमने ये टर्म तो बहुत बार यूज कर रखी है, रेजोनेंस इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, दिस एंड दैट, बट दैट इज नथिंग बट द मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट ऑफ योर पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और तीसरी बात, अगर मान लो डिस्प्लेसमेंट में दोनों ही इन्वॉल्व हो जाए, अगर सिर्फ सिग्मा मूव कर रहा है तो आप उसको इंडक्टिव इफेक्ट बोल रहे हो, अगर सिर्फ पाई मूव कर रहा है सिग्मा नहीं मूव कर रहा तो तुम उसे रेजोनेंस कह दे रहे हो। लेकिन अगर किसी केस में ऐसा हो कि सिग्मा भी मूव करने लग जाए और पाई भी मूव करने लग जाए, तो इस तरह के इफेक्ट को ही तुम किस नाम से स्टडी कर रहे हो, वेयर देयर आर बोथ सिग्मा एज वेल एज पाई डेंसिटी मूविंग या कॉन्जुगेटिंग, इसी को तुम किस नाम से पढ़ रहे हो, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन के नाम से पढ़ रहे हो। ठीक है भाई, तो तुम्हें आज तक ये टर्म्स तो पता थे, लेकिन उन टर्म्स के जो बेसिक मतलब है वो तुम्हें आज क्लियर हो जाएंगे कि तुमने ये बड़े बड़े शब्द तो सीख रखे हैं, हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होती है, रेजोनेंस क्या होती है, मेसोमेरिक इफेक्ट क्या होता है, लेकिन वो सिंपलेस्ट टर्म्स में यही तीन बातें हैं। अगर सिग्मा का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है बेटा जी तो आप उसे इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे, अगर पाई का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो आप उसे रेजोनेंस कहेंगे, और अगर दोनों सिग्मा एज वेल एज पाई का इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसी को आप क्या नाम दे देंगे, हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम दे देंगे। दूसरी बात, अगर मुझे इनके एप्लीकेशन स्टडी करने हैं, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर, जो क्वेश्चन बेस्ड पार्ट है वो यही एप्लीकेटिव पार्ट है। तो इस एप्लीकेशन को आप दो तरह से मिलेंगे, एक आप एक्सप्लेन करेंगे एरोमेटिसिटी, एक आपको मिलेंगे एरोमेटिसिटी के सवाल। ये एरोमेटिसिटी भी किसका ही एक कंक्लूजन है, किसका ही एक एप्लीकेशन है, इलेक्ट्रॉन्स के डिस्प्लेसमेंट का एक एप्लीकेशन है। और दूसरे आपको सवाल कहाँ मिलेंगे, इन योर एसिड बेस केमिस्ट्री या एसिड बेस क्वेश्चंस। तो एक तो आप एरोमेटिसिटी एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कॉन्जुगेशन, और दूसरा आप एसिडिक या बेसिक नेचर्स एक्सप्लेन करेंगे अगेन विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, कॉन्जुगेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो जब मैं चैप्टर को अगर आपके लिए समराइज करूं तो वो चैप्टर आपके लिए इन्हीं 5 टॉपिकों की कहानी है। पहला इंडक्टिव इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट, देन कांसेप्ट्स ऑफ एरोमेटिसिटी, एंड लास्टली कांसेप्ट्स ऑफ एसिड बेस नेचर या एसिड बेस केमिस्ट्री। दूसरी बात, हम पढ़ क्यों रहे हैं जीओसी, तो हमारे जीओसी पढ़ने के सिर्फ 2 इंपॉर्टेंट वजह है। जब भी आप जीओसी को रिवाइज करेंगे आप इन वजहों को अपने दिमाग में लेकर चलेंगे। पहली वजह क्या है, व्हाई आर वी स्टडीइंग जीओसी, तो आप जीओसी स्टडी कर रहे हैं सबसे पहले मॉलिक्यूल की या इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए। किसी भी इंटरमीडिएट की, किसी भी मॉलिक्यूल की, किसी भी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई करने के लिए भाई हमारे आसपास इतने तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कई ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास थोड़े एक्सेप्शनल बिहेवियर के भी होते हैं, नॉन कन्वेंशनल बिहेवियर के भी होते हैं। हमारे पास आप जानते हैं इंटरमीडिएट्स एग्जिस्ट करते हैं, इन इंटरमीडिएट से भी हमको जीओसी ही पहली बार मिलवाती है। कौन कौन से इंटरमीडिएट्स होते हैं, ध्यान से देखिए भाई, इनको यही रिवाइज करते हुए चलते हैं। तो आपके पास पहला इंटरमीडिएट होता था कार्बोकेटायन। कार्बोकेटायन क्या होता है, वो स्पीशी जिसमें कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो। दूसरा इंटरमीडिएट आपके पास कौन सा होता है, कार्ब एनायन, और ये कार्ब एनायंस क्या होते हैं, वो स्पीशी जिनमें कार्बन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट कर रहा हो। तीसरा आपके पास क्या होता है, फ्री रेडिकल प्रेजेंट होता है एज एन इंटरमीडिएट। फ्री रेडिकल का मतलब वो स्पीशी जिसमें कार्बन पर एक सिंगल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। इसके अलावा आप और किन किन से मिलेंगे, थोड़ा सीनियर केमिस्ट्री में आप नाइट्रीन इंटरमीडिएट से भी मिलेंगे, और आप एक बेंजाइन इंटरमीडिएट से मिलेंगे, और लास्टली आप मिलेंगे एक कार्बीन इंटरमीडिएट से। तो ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा जी, ये सारे के सारे इंटरमीडिएट्स में आते हैं, यानी कि ये खुद में स्टेबल
आइसोलेटेड फॉर्म में, न्यूट्रल फॉर्म में नहीं एग्जिस्ट करते। ये रिएक्शन में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक की जर्नी में इंटरमीडिएट बनता है। तो इस इंटरमीडिएट का बनना, इसका स्टेबलाइज्ड रहना और इसके साथ साथ बनने वाले प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी को नापने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ती है? आपको जीओसी की जरूरत पड़ती है। दूसरा, न केवल स्टेबिलिटी बल्कि एक केमिकल रिएक्शन किस तरफ जाएगी, एक केमिकल रिएक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ये भी हमें कौन एक्सप्लेन करती है? ये भी हमें जीओसी ही एक्सप्लेन करती है। भाई फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास एक बेंजीन रिंग है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई भी जी ग्रुप लगा हुआ है, कोई भी एक्सवाईजी कंपाउंड लगा हुआ है, इसका रिएक्शन अगर मैं किसी और कंपाउंड से करवाने जाती हूँ, एक्स तो मत लीजिए, ए कंपाउंड ले लीजिए सपोज, इसका रिएक्शन अगर मैं किसी भी और कंपाउंड से करवाने जाती हूँ, तो अब इन दोनों कंपाउंड्स के रिएक्शन में ये ए का क्या होगा? क्या ये जाके बेंजीन रिंग पे लगेगा? क्या ये जाके जी ग्रुप से बॉन्ड होगा? अगर ये बेंजीन रिंग पे लगेगा तो ये किस पोजीशन पे जाके लगेगा? ये सारे के सारे सवालों के जवाब, यानी कि बनने वाला करस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट, यानी कि मेरी रिएक्शन किस डायरेक्शन में जाने वाली है, ये सारी बातें मुझे किसने बताई है? ये सारी की सारी बातें मुझे जीओसी ने एक्सप्लेन कर दी है। तो अब जब आप जीओसी रिवाइज करने बैठेंगे, आप अपने चैप्टर को इसी तरह से टैबुलेट करेंगे, इसी तरह से बाइफरकेट करके चलेंगे, जिससे कि जब आप रिवाइज करें तो आप सारी चीजों को बहुत ईजिली, बहुत प्रॉपरली लिंक करते हुए चल सकते हैं। तो आप सबसे पहले समझिए हम जीओसी पढ़ क्यों रहे हैं। जीओसी में हम पढ़ेंगे क्या? हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन्स का डिस्प्लेसमेंट, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट। दूसरा, हम वो इलेक्ट्रॉन की डिस्प्लेसमेंट और मूवमेंट क्यों पढ़ रहे हैं? मेजरली इन दोनों सवालों के जवाब देने के लिए, दैट इज टू अंडरस्टैंड स्टेबिलिटी एंड टू अंडरस्टैंड द वे अ केमिकल रिएक्शन इज गोइंग टू अकर। आइए पहला इफेक्ट शुरू कर लेते हैं इन्हीं बातों पे। लेट्स स्टार्ट द वेरी फर्स्ट इफेक्ट विच इज योर इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट मैंने आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताया है, द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। द मूवमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज नथिंग बट योर इंडक्टिव इफेक्ट। अब सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के मूवमेंट का क्या मतलब हुआ? भाई एक बात समझो, जब तुमने एक कोवलेंट बॉन्ड बनाया तो उस कोवलेंट बॉन्ड में तुमने अभी अभी देखा ये कोवलेंट बॉन्ड दो तरीके का बन सकता था, और ये कोवलेंट बॉन्ड या तो सिग्मा नेचर का होगा या पाई नेचर का होगा। और अगर दो हेट्रो एटम्स है, मान लो ए और बी के बीच में बन रहा है एक कोवलेंट बॉन्ड, तो इनके बीच में सबसे पहले किस चीज का आपको ध्यान में आना चाहिए कि भाई ए और बी के बीच में देयर मस्ट बी सम काइंड ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बहुत प्राइमरीली एक बात समझो, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस हो सकता है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता था? तो याद करिए, केमिकल बॉन्डिंग ने मुझे सिखाया था दी अट्रैक्शन ऑफ या पुलिंग ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई इन दोनों में से जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वही क्या करने लग जाएगा? अपनी मनमानी चलाने लग जाएगा, और इस मनमानी के चक्कर में वो अपने ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच सकता है। मेजरली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है? इसी कॉन्टेक्स्ट में पढ़ी जाती है कि अगर आपने एक शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ले रखी है, उस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में भी कौन सा ऐसा एटम है जो अपनी ज्यादा चला रहा है और अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच ले रहा है, दैट बिकम्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो अगर मेरे पास कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ऑब्वियसली मेरे पास क्या होने लगेगा? इस बॉन्ड में सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक की तरफ खींचने चली जाएगी, और इसी खींचने चले जाने को ही हमने क्या नाम दे दिया है? मूवमेंट नाम दे दिया है, या कॉन्जुगेशन नाम दे दिया है, या डिलोकलाइजेशन नाम दे दिया है। ये सारी की सारी बातें लगभग सिमिलर सी है, और ये लेकिन हो किस में रही है? ध्यान से देखिएगा, ये हो रही है एक सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में, जिसमें आप अज्यूम करके चल रहे हैं कि बी कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने ऊपर चार्ज को पकड़ के ज्यादा स्ट्रांगली रखेगा, अपने ऊपर चार्ज का होल्ड ज्यादा बढ़िया बना के रखेगा, खींच के रखेगा। तो ध्यान से देखना बेटा, इसके ऊपर क्या अज्यूम कर लेते हैं हम? एक डेल्टा नेगेटिव चार्ज अज्यूम कर लेते हैं, रिजल्टिंग इन अ डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ऑन योर सेकेंड एटम। अब ये डेल्टा चार्जेस क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, ये डेल्टा चार्जेस होते हैं पार्शियल चार्जेस। और पार्शियल चार्जेस का मतलब क्या है? कि अभी सिर्फ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ये चार्ज क्रिएट हुआ है, एक्चुअल चार्ज बना नहीं है। ध्यान से सुनना, अगर मैं HCl मॉलिक्यूल को कंप्लीटली डिसोशिएट कर दूं, अगर मैं HCl के बीच में जो बॉन्ड है उसको कंप्लीटली ही ब्रेक कर दूं, तब क्या बनेगा? एक प्रॉपर चार्ज बनेगा कि हाँ भाई अब ये बॉन्ड एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, ना हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में पूरा का पूरा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी के फॉर्म में कहां शिफ्ट हो गया है? क्लोरीन के ऊपर शिफ्ट हो गया है।
पर अगर मैं ऐसा कह रही हूं कि भाई बॉन्ड अभी टूटा नहीं है, पर फिर भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से सिग्मा क्लाउड शिफ्ट हो गया है, तो वो सिग्मा क्लाउड शिफ्ट को मैं किसके फॉर्म में दिखाऊंगी? पार्शियल चार्जेस के फॉर्म में दिखाऊंगी. दे विल नॉट बी एक्चुअल चार्जेस. Actual charges will be formed when actually entirely electron density will get transferred to one particular more electronegative atom. ये बात समझिए. दूसरी बात, ये पार्शियल नेगेटिव चार्ज किस पे बन रहा है? हमेशा ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी पे बन रहा है. और ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज किस पे बन रहा है बेटा जी? ये बन रहा है मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव स्पीशी के ऊपर बन रहा है. दैट मीन्स ये पूरा का पूरा इफेक्ट, अगर मैं सिंपल टर्म्स में बताऊं तो ये पूरा का पूरा इफेक्ट क्या है? दिस इज नथिंग बट पोलराइजेशन. दो पोल्स क्रिएट हो गए ना आपके पास, तो ये क्या है? पोलराइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज. और इसी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से आपके पास जो पोलराइजेशन होता है, उस पोलराइजेशन पहली बात तो ये देखी किसमें जा रही है? ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में देखी जा रही है. तो कुछ नहीं है, मोटा मोटा बात इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में बड़ी सिंपल सी यही है. इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें हैं. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में. पहली बात ये है कि जो ये इंडक्टिव इफेक्ट होता है ये एडिटिव इन नेचर होता है. इंडक्टिव, अच्छा पहले तो देख लेते हैं कि टाइप्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की. पहले तो देख लो जरा टाइप्स क्या है इंडक्टिव इफेक्ट की. तो ये इंडक्टिव इफेक्ट बेटा दो तरीके का होगा. या तो ये होगा प्लस आई टाइप का, या ये होगा माइनस आई टाइप का. या तो ये क्या होगा? प्लस आई के टाइप का होगा, या ये होगा माइनस आई. प्लस आई का मतलब है इंडक्टिव इफेक्ट बाय अ डोनेटिंग ग्रुप, और माइनस आई का मतलब आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट बाय अ विड्रॉइंग ग्रुप. तो अगर मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इजीली दे रहा है, यानी कि इट मस्ट बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, इट मस्ट बी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, उस करस्पॉन्डिंग ग्रुप का क्या कहा जाएगा? इलेक्ट्रॉन इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव. और अगर मेरे पास मान लीजिए कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, कोई विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब क्या है कि वो एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो पक्का ही उसका क्या होगा बेटा जी? माइनस आई इफेक्ट होगा. फॉर एग्जाम्पल यही HCl वाले मॉलिक्यूल में देखिए, फॉर एग्जाम्पल यही HCl वाले मॉलिक्यूल में देखिए, क्लोरीन कैसा है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. आपस में अगर मैं कंपेयर करने जाऊं तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो बाय डिफॉल्ट ही क्लोरीन क्या करने लग जाएगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा. और अगर खींचेगा तो ये कैसा बन जाएगा? एक विड्रॉइंग ग्रुप बन जाएगा, है ना. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को ये विड्रॉ कर रहा है, और किससे विड्रॉ कर रहा है? तो ये हाइड्रोजन से विड्रॉ कर रहा है. तो बाय डिफॉल्ट हाइड्रोजन क्या बन जाएगा? एक डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा. तो अगर मैं सिर्फ इसी मॉलिक्यूल में लेबल करना चाहूं कि किस एलिमेंट का कौन सा इफेक्ट है, तो क्लोरीन कैसी बन जाएगी? एक माइनस आई वाली बन जाएगी, और हाइड्रोजन कैसा बन जाएगा? एक प्लस आई इफेक्ट वाला. इस मॉलिक्यूल के लिए मैं कह सकती हूँ इफेक्ट बन जाएगा, है कि नहीं. तो हमारे पास दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ ग्रुप विच इज प्रेजेंट. एक और सवाल से समझिए जरा, एक और सवाल से समझिए जरा. सपोज करिए मेरे पास एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है. ये सपोज करिए मेरे पास इस तरह के दो तीन कंपाउंड्स हैं. ये एक है कार्बोकटायन, एक ये कार्बोकटायन है जिसके ऊपर अब की बार मैंने 2 मिथाइल सब्स्टिट्यूट कर दी है, और एक ये कार्बोकटायन है जिसके ऊपर अब की बार मैंने 3 मिथाइल ग्रुप को सब्स्टिट्यूट कर दिया है. ठीक है भाई. और मुझसे वो क्या जानना चाह रहा है? मुझसे वो जानना चाह रहा है द इफेक्ट ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट ऑन द केस ऑन ऑल 3 कार्बोकटायंस. आपको स्टडी क्या करना है कि इंडक्टिव इफेक्ट का इस केस में इन तीनों ही कार्बोकटायंस पर क्या इफेक्ट होने वाला है, किस तरह से कार्बोकटायन का स्टेबिलिटी फैक्टर वेरी कर जाएगा ड्यू टू सर्टेन काइंड ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स. आइए स्टडी कर लेते हैं. तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं एक CH3, अगर मैं दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशंस कंपेयर करूं, तो आप जानते हैं कि मिथाइल कार्बन कैसा है? sp3 हाइब्रिड है. और अगर मैं कार्बोकटायन से पूछूं तो वो क्या है? sp2 हाइब्रिड है. और अगर आप इन सारे हाइब्रिडाइजेशंस में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर कंपेयर करें, तो आप जानते हैं कि जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी. किस पे डिपेंड कर रहा है बेटा जी? ये परसेंटेज एस कैरेक्टर पर डिपेंड कर रहा है. जितना ज्यादा एस कैरेक्टर होगा उतनी ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाती है, रिजल्टिंग इन sp कार्बन्स बीइंग मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फॉलोड बाय sp2s एंड देन लास्टली योर sp3s. तो सबसे पहले तो मैंने क्या देखा कि भाई एक बात तो तय है कि इस बॉन्ड में कहीं ना कहीं पोलराइजेशन होगी.
क्यों होगी? क्योंकि इन दोनों कार्बन्स में जिससे ये बॉन्ड जुड़ा हुआ है, इन दोनों कार्बन्स में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है। तो अगर डिफरेंस आ रहा है तो ये पक्का ही क्या करेगा, कार्बोकटायन मिथाइल से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करवाने लगेगा, अपनी तरफ खींचने लगेगा। तो एक बात यही समझ लीजिए कि मिथाइल एक ऐसा ग्रुप बन गया, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन गया, और अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो कौन सा इफेक्ट दिखा रहा होगा? ये दिखा रहा होगा प्लस आई इफेक्ट। एक बात तो हमारे यही समझ में आ जा रही है कि ये मिथाइल कैसी है, इंडक्टिव इफेक्ट डोनेशन वाली है। और वो क्यों है डोनेशन वाली? क्योंकि ये जिस भी ग्रुप पे लग रही होगी ये पक्का ही अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसके साथ शेयर करने लग जाएगी। अपन जानते हैं कार्बन यूजुअली वी टेक एज वेरी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। कार्बन जब भी कनेक्टेड होगा जिसमें उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अगर तो वो मेटल से कनेक्टेड है तो उसमें तो केस ही अलग है क्योंकि उसमें बॉन्ड ही आयनिक चला जाएगा। पर अगर कार्बन किसी कोवेलेंट बॉन्ड में बंधा हुआ है तो वो ज्यादातर केस में अगर किसी और एलिमेंट से कोवेलेंटली बॉन्डेड है तो वो एलिमेंट उससे ज्यादा ही इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। आपने कहाँ कहाँ स्टडी करा है? आपने कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड देखा होगा, आपने कार्बन नाइट्रोजन का बॉन्ड देखा होगा, आपने कार्बन किसी हैलोजन का बॉन्ड देखा होगा, आपने कार्बन और फास्फोरस का बॉन्ड देख सकते हैं, कार्बन और सल्फर का बॉन्ड देख सकते हैं, कार्बन और कार्बोकटायन का बॉन्ड देख सकते हैं, या कार्बन और कार्बन अनायन का बॉन्ड देख सकते हैं, रेडिकल्स के साथ देख सकते हैं। कहने का मतलब क्या है कि हर ही केस में कार्बन हमेशा ही कौन सा एलिमेंट होगा? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और जिस भी केस से वो जुड़ा हुआ होगा वो ज्यादातर ही कैसा होगा? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। और अगर होगा तो इस केस में ये जो sp3 कार्बन है, अगर तो ये sp3 है, ये जो sp3 कार्बन है ये ऑटोमेटिकली क्या बन जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बन जाएगा। तो यहाँ से हमने ये बात तो एस्टैब्लिश कर दी है कि मिथाइल्स आर गोइंग टू बी प्लस साइड इफेक्ट शोइंग ग्रुप्स, मिथाइल्स आर गोइंग टू बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो इस कार्बोकटायन के पास कितनी मिथाइल लगी है? एक ही मिथाइल लगी है। इसको एक मिथाइल से थोड़ी बहुत डेंसिटी मिल रही है। लेकिन अगर मैं दूसरे केस में देखती हूँ तो दूसरे केस में ध्यान से देखो, दो दो मिथाइल्स लग रही हैं। इस कार्बोकटायन के ऊपर दो दो मिथाइल सिचुएटेड है और दोनों ही मिथाइल्स इसको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर रही हैं। अगर आप तीसरे वाले केस में देखेंगे तो तीसरे वाले केस में तीन तीन मिथाइल ग्रुप्स लग रहे हैं और वो तीनों ही मिथाइल ग्रुप्स क्या कर रहे हैं बेटा जी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बोकटायन के साथ शेयर कर रहे हैं। अब कार्बोकटायन इनहेरेंटली क्या चाहता है? कार्बोकटायन बेचारा कैसा है? ये बेचारा चाहता है, ये है इलेक्ट्रो डेफिशिएंट, है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, ये बेचारा इलेक्ट्रोफिलिक है, इसके ऊपर भर भर के पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। तो ये इसकी इनहेरेंट नेचर क्या रहेगी? अपने पॉजिटिव चार्ज को कम करना। ये बेचारा गरीब है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खत्म किए बैठा है, डेफिशिएंसी करवाए बैठा है, तो ये क्या चाहेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर आती रहे। यानी कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से ये लगा रहेगा उतना ही ज्यादा इसको क्या मिलती रहेगी? स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। यहाँ इतनी बात समझ में आ रही है? इसीलिए जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स इंक्रीज करते जाएंगे, आपकी कार्बोकटायन की भी क्या इंक्रीज होती जाएगी? स्टेबिलिटी बहुत इंक्रीज होती जाएगी। तो यहाँ से मेरे एक बात समझ में आ रही है कि अगर मैं कंपेयर करने जाऊं बिटवीन कंपाउंड 1, 2 एंड कंपाउंड 3, मेरे को एक बात तो बड़ी समझ में बढ़िया सी आ रही है कि स्टेबिलिटी का ऑर्डर ऑफ कार्बोकटायन क्या बन जाएगा? स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन का ऑर्डर क्या बन जाएगा? तीसरा वाला मोस्ट स्टेबल होगा, फॉलोड बाय दूसरा वाला एंड लास्टली पहला वाला। और इसका सोल रीजन क्या है? इन तीनों में कोई अलग बात नहीं हुई है, तीनों के ही कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, लेकिन इनमें डिफरेंस सिर्फ और सिर्फ किस चीज का है? इनमें डिफरेंस है नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स का। इनमें डिफरेंस किस चीज का है? नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप्स का। और दूसरी बात, इनके पास जो ये मिथाइल लग रहा है ये भी बेचारा कैसा है? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह से ये काम कर रहा है। तो यहाँ से मेरे एक कंक्लूजन, अभी इन सारी बातों को मैं समराइज भी करूंगी आपके लिए, जिससे कि एग्जाम में आपके लिए अप्लाई करना थ्रू आउट केसेस बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा। तो भाई एक बात तो मेरे यहाँ से ये समझ में आ रही है कि कार्बोकटायन को स्टेबलाइज होने के लिए सबसे पहली बात इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स चाहिए, और जितने ज्यादा डोनेटिंग ग्रुप्स लग रहे होंगे उतना बढ़िया वो स्टेबलाइज होता रहेगा। दूसरी बात समझिए, ये आप नोट कर लीजिए। दूसरी बात समझिए, अगर मान लीजिए मैं कार्बोकटायन पर अब की बार विड्रॉइंग ग्रुप लगा देती हूँ तो उसका क्या इफेक्ट होगा? मैंने क्या करा, एक कार्बन पे लगा दी फ्लोरीन। अब की बार मैंने इस कार्बन पर फ्लोरीन लगा दी,
और अब की बार मैंने इस कार्बन पर फ्लोरीन लगा दी। मेरे पास पहला कंपाउंड ये है, दूसरा कंपाउंड ये है, तीसरा कंपाउंड ये है। अगेन इन ऑल थ्री केसेस आई हैव टू कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ योर कार्बोकटायन। अगर मैं तीनों ही केसेस में देखूं तो भाई मेरे पास ये रहा कार्बोकटायन, और ये तीनों ही केसेस में कार्बोकटायन एक 3 कार्बन की कार्बन चेन से बॉन्डेड है। ये ध्यान रखिएगा, कार्बन चेन क्या बन गई है, आर चेन क्या बन गई है, कोई भी अल्काइल चेन बन गई है, एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन डोनर ग्रुप, यानी कि ये क्या दिखाने वाली है, प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाली है। जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। लेकिन अगर इस आर ग्रुप के ऊपर भी आपने इस तरह के ग्रुप से सब्सटीट्यूट कर दिए जिनके ऊपर विड्रॉइंग इफेक्ट की क्या लग रही है, टेंडेंसी लग रही है। क्यों विड्रॉइंग इफेक्ट की टेंडेंसी लग रही है, ध्यान से देखिए। इस बॉन्ड की अगर मैं बात करूं फ्लोरीन और कार्बन के बॉन्ड के बीच में, तो फ्लोरीन कैसा है, फ्लोरीन एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करने लगेगा विड्रॉ। भाई कार्बोकटायन चाहता था उसको जितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल सके उतनी बढ़िया, लेकिन आपने सर पे कौन बिठा दिया, आपने सर पे बिठा दिया एक फ्लोरीन जो कि कैसा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। और अगर मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो ये अपने साथ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लगेगा। और जितना ज्यादा ये कार्बोकटायन के पास लगा रहेगा, एक बात समझो, जितना ज्यादा ये कार्बोकटायन के क्लोज लगा रहेगा उतनी ही ज्यादा ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करने लगेगा। अभी फ्लोरीन को विड्रॉ करना है इस बॉन्ड से और इस बॉन्ड से, दो बॉन्डों में ये कार्बोकटायन तक पहुंच गया। इस केस में देखो, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, 3 बॉन्ड्स इट हैज टू गो थ्रू टू रीच द कार्बोकटायन। थर्ड केस में देखो, एक बॉन्ड ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, यानी कि जितना ज्यादा फ्लोरीन, एक बात समझते जाओ, दूर होता जाएगा उतना ज्यादा उसको विड्रॉ करने में दिक्कत आती जाएगी। क्यों आती जाएगी, क्योंकि सपोज करो मेरे पास इस तरह का मॉलिक्यूल लग रहा है, ठीक है, ये लग रही क्लोरीन और यहाँ पे बहुत लंबी कार्बन चेन लग रही है। तुमने अभी अभी एक बात समझी है कि जैसे ही डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एग्जिस्ट करेगा, जैसे ही मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अलग हो जाएगी, वो विड्रॉवल या वो चार्ज का पोलराइजेशन शुरू हो जाएगा। तो भाई इस वाले बॉन्ड में चार्ज पोलराइजेशन शुरू हुआ, इस क्लोरीन पे आ गया पार्शियल नेगेटिव, इस कार्बन पे आ गया पार्शियल पॉजिटिव। और जैसे ही इस पे पार्शियल पॉजिटिव आया, एक बात समझो, अगर तो इस पे कंप्लीट पॉजिटिव आ जाता तो ये भी कार्बोकटायन की तरह sp2 हाइब्रिड हो जाता और अपने पीछे वाले कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता। लेकिन इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पार्शियल चार्ज आया है। थोड़ी बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो इंक्रीज हो ही गई है, और अगर हो गई है तो बेटा ये भी क्या करने लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचने लग जाएगा। दैट विल रिजल्ट इन पार्शियल डेल्टा डेल्टा चार्ज, यानी कि इतना स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं है, लेस पॉजिटिव चार्ज है, सिर्फ एक पार्शियल चार्ज है, इसीलिए उतनी ही स्ट्रेंथ से ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचना चालू करेगा। सिमिलरली अब ये वाला कार्बन भी खींचेगा और छोटा डेरिवेटिव ऑफ डेरिवेटिव चार्ज लगता जाएगा, ये भी खींचेगा। यानी कि तुम ये समझते जाओ कि जितना जितना तुम कार्बन चेन इंक्रीज करते जाओगे उतना उतना आखिरी के कार्बन पर या लॉन्गर चेन पर ये इफेक्ट कैसा हो जाएगा, इंडक्टिव इफेक्ट या पोलराइजेशन ऑफ चार्ज कैसी हो जाएगी, इनइफेक्टिव होती जाएगी। और अगर ये इनइफेक्टिव होती जाएगी तो इसका मतलब हमारे पास एक और कंक्लूजन निकल के आता है, और वो क्या है कि इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस से डिपेंड करता है। इस क्लोरीन का जो तुमने माइनस आई इफेक्ट बोला है, जो तुमने इसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बोला है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप इस वाले कार्बन के लिए नहीं है। हाँ, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इस वाले कार्बन के लिए तो है, लेकिन जितना जितना तुम पीछे जाते जाओगे उतना ज्यादा इसका इफेक्ट कैसा होता जाएगा, कम होता जाएगा, बिकॉज ऑफ द रिड्यूस्ड पार्शियल चार्जेस ऑन द कॉन्जुगेटिव कार्बन्स। दूसरी बात हमारी समझ में आ गई है। इसी का रिजल्ट अगर मैं अब ऊपर वाले क्वेश्चन में अप्लाई करती हूँ तो ध्यान से देखो, एक फ्लोरीन थी जिसको दो ही बॉन्ड से खींचना था, इस केस में फ्लोरीन और दूर चली गई, उसको अब ज्यादा नंबर ऑफ बॉन्ड्स फेस करने पड़ रहे हैं। यहाँ आएगा पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ और कम पार्शियल पॉजिटिव आएगा। सेम उस केस में कार्बोकटायन तक पहुंचते पहुंचते जो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है वो इतना कम हो जाएगा कि फ्लोरीन के इंडक्टिव इफेक्ट का प्रोनाउंसिएशन भी बहुत कम हो जाएगा। तो अब अगर मैं ये बात समझ रही हूँ कि फ्लोरीन सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, और विड्रॉइंग ग्रुप है तो ऑब्वियसली आपके कार्बोकटायन को डिस्टेबलाइज करेगा। तो इसी पे एक और बात ऐड कर लेना कि जितना पास लग रहा होगा उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज करेगा, और जितना दूर चला जाएगा उतना ही उसका इफेक्ट
लेस होता जाएगा, उतना ही उसका, चाहे वो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो चाहे वो स्टेबलाइजिंग इफेक्ट हो, लेकिन उतना ही ज्यादा उसका इफेक्ट कैसा होता जाएगा, लेस प्रोनाउंस्ड होता जाएगा। तो अगर मैं अब ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंपेयर करती हूँ, अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी कंपेयर करती हूँ, तो भाई मेरे को मालूम है तीनों ही केसेस में स्टेबिलिटी पहली बात तो कम है, लेकिन तीनों में से लीस्ट स्टेबल कौन सा है, लीस्ट स्टेबल वो कार्बोकटायन है जो सबसे ज्यादा पास में लगा हुआ है। तो भाई पहला वाला जो हो जाएगा वो लीस्ट स्टेबल हो जाएगा, फॉलोड बाय सेकेंड एंड लास्टली योर थर्ड मॉलिक्यूल, फॉलोड बाय सेकेंड एंड लास्टली योर थर्ड मॉलिक्यूल। इसका लॉजिक आप समझ गए हैं, तीनों ही केसेस में कार्बोकटायन सेम है, तीनों ही केसेस में नंबर ऑफ कार्बन चेन्स इन द अल्काइल ग्रुप इज आल्सो सेम, जो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है वो भी सेम है, लेकिन उसकी सिर्फ पोजीशन का डिफरेंस आ रहा है। तो यहीं से हमारे पास दो बड़े इंपॉर्टेंट कंक्लूजन्स निकल के आते हैं, यही बातें नोट करनी थी। पहला, और ये बातें इंडक्टिव इफेक्ट के लिए ही ट्रू है, ध्यान रखिएगा। इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है बेटा जी, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है, यानी कि जैसे जैसे कार्बन चेन इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे इंडक्टिव इफेक्ट का प्रोनाउंसिएशन भी कम होता जाएगा। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, मान लीजिए मेरे पास यहाँ पर बेंजीन रिंग है और इस बेंजीन रिंग पर सपोज कोई भी जी ग्रुप लग रहा है, अब ये चाहे विड्रॉ कर रहा हो और चाहे ये डोनेट कर रहा हो, अपने को पता नहीं है, अभी कोई भी अननोन ग्रुप लग रहा है, सपोज का ये डोनेशन शो कर रहा है ये, तो अगर ये डोनेशन शो कर रहा है तो जितना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस पोजिशन पर इंक्रीज करेगा, ऑब्वियसली उससे कम ही करेगा सेकंड कार्बन पर, ऑब्वियसली उससे कम ही करेगा थर्ड कार्बन पर, राइट। द इफेक्ट ऑफ जी ग्रुप on these three carbons will be different because there are different number of sigma bonds attached in all these cases। दूसरी बात इंडक्टिव इफेक्ट कैसा है बेटा जी, इंडक्टिव इफेक्ट एक डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट होने के साथ साथ एक एडिटिव इफेक्ट भी है। इंडक्टिव इफेक्ट is additive in nature। एडिटिव इफेक्ट होने का मतलब है जितने ज्यादा, आपने देखा फर्स्ट एग्जांपल में जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप्स लग रहे थे उतना ज्यादा हमने इंडक्टिव इफेक्ट से स्टेबलाइजेशन को काउंट किया था, उतना ज्यादा हमने कहा था कि कार्बोकटायन को स्टेबिलिटी मिलती रहेगी। तो अगर ज्यादा नंबर ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स हैं तो उतने ही ज्यादा टाइम्स आप काउंट करेंगे। रेजोनेंस के केस में ऐसा, या हाइपर कॉन्जुगेशन के केस में बातें थोड़ी सी डिफरेंशिएट हो जाती है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन हमारे समझ में आ गए हैं। टू रिवाइज व्हाट वाज इंडक्टिव इफेक्ट इज नथिंग बट polarization of sigma electron density rises between two sigma bonded atoms। ध्यान से रखिएगा, सुनिएगा, मैंने अभी भी कहीं तक भी पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जिक्र भी नहीं करा है। अगर हम इस बेंजीन की भी बात कर रहे हैं तो हम इस बेंजीन में भी सिर्फ किनको कंसिडर कर रहे हैं, ये जो तीन सिग्मा के बॉन्ड बने हुए हैं इन्हीं को कंसिडर कर रहे हैं। हम अभी तक पाई की बात कहीं से कहीं तक शुरू हमने करी ही नहीं है। दूसरी बात, इंडक्टिव इफेक्ट के दो बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स हैं जिनको हम आगे एप्लीकेशंस में यूज करने वाले हैं। पहला पैरामीटर है कि वो डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, और दूसरा पैरामीटर है कि वो एडिटिव इन नेचर होगा, चाहे फिर वो प्लस आई हो चाहे फिर वो माइनस आई हो। तो यहाँ से आपके पास दो तरह के इंडक्टिव इफेक्ट्स होते हैं, एक डोनेटिंग इफेक्ट्स होते हैं और एक विड्रॉइंग इफेक्ट्स होते हैं। डोनेटिंग वाले कौन से दिखाएंगे, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे आउट ऑफ द टू एटम्स, वो बन जाएंगे आपके डोनेटिंग ग्रुप्स, और जो दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो क्या बन जाएगा, आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट दिखाने लग जाएगा। आइए जल्दी से देख लेते हैं व्हाट आर दी एप्लीकेशंस। मैंने आपको बताया था आप करस्पॉन्डिंगली हर एक इफेक्ट को पढ़ते जाएंगे और उसके साथ साथ आप क्या पढ़ेंगे, उसकी एप्लीकेशंस भी स्टडी करेंगे। आइए देख लेते हैं भाई एप्लीकेशंस। पहली एप्लीकेशन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन, आपने अभी देखा है कि इस कार्बोकटायन के ऊपर जितने ज्यादा, देखो कार्बोकटायन कैसा था बेचारा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट था, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर का था, और अगर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर था तो ऑब्वियसली जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको दे सकते हो उतना ज्यादा ये स्टेबलाइज होता जाएगा। तो एक बात यहीं से आप अपने शॉर्ट नोट्स में ऐड कर दीजिए कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकटायन is directly proportional
to the presence of electron donating groups, to the presence of electron donating groups, या इसी को आप क्या कहेंगे, plus I effect, and is inversely proportional to the presence of electron withdrawing groups, या इसी को आप क्या कह सकते हैं, minus I effect। जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लग रहे होंगे उतना ज्यादा कार्बोकटाइन स्टेबलाइज होता जाएगा, और जितने ज्यादा विड्रॉइंग इफेक्ट्स लग रहे होंगे उतना ज्यादा डिस्टेबलाइज होता जाएगा। दूसरा एप्लीकेशन यहीं से देख लीजिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। हम क्वेश्चंस फिर एक साथ ही कर लेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन। और कार्बन आयन में बातें देखिए बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी जैसी कार्बोकटाइन में हुई थी। आइए एक बार समझ लेते हैं। एक मेरे पास लग रहा है प्राइमरी कार्बन आयन, ये है सेकेंडरी कार्बन आयन, ये है टर्शरी कार्बन आयन। अब कार्बन आयन कैसा है, तो कार्बन आयन है अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिए। अगर अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज लिए है तो ये कैसा है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है, और अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच नेचर का है तो ये ऑब्वियसली न्यूक्लियोफिलिक बातें हमारे पास लेकर के आएगा। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रिच है तो पहली बात तो ये क्या चाहेगा, अपने ऊपर चार्ज की डेंसिटी को कम करना चाहेगा जिससे कि इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाए। तो अपन जानते हैं जितने भी चार्ज स्पीशीज होती है उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। हमें एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से एक बात बहुत अच्छे से समझ में आती है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से वो लेस स्टेबल होते हैं, और अगर वो लेस स्टेबल होते हैं तभी वो तुरंत से टूट के प्रोडक्ट में चले जाते हैं। तो वो अपनी स्टेबिलिटी को कैसे इंक्रीज कर सकता है, अपने ऊपर चार्ज की डेंसिटी को कम करके। तो जितना ज्यादा आप इसके ऊपर चार्ज कम करेंगे उतना ज्यादा ये स्टेबलाइज होता जाएगा। चार्ज कम करने के लिए कौन चाहिए इसको, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स चाहिए इसको। जितना ज्यादा आप इसके ऊपर डोनेटिंग ग्रुप्स लगाएंगे उतना ज्यादा ये डिस्टेबलाइज होता जाएगा। अभी फिलहाल मैंने क्या करा है, तीनों मिथाइल्स, सारे मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स ही लगाए हैं, और मिथाइल का नेचर अपन जानते हैं कि मिथाइल तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की है, मिथाइल तो प्लस आई इफेक्ट दिखा रही है, और प्लस आई इफेक्ट दिखाने के साथ साथ प्लस आई इफेक्ट भी कैसा है बेटा जी, एडिटिव नेचर का है। तो अगर एडिटिव नेचर का है तो यहाँ पर एक ग्रुप है जो प्लस आई दिखा रहा है, यहाँ पर दो ग्रुप्स है जो प्लस आई इफेक्ट दिखा रहे हैं, 2 इंटू प्लस आई इफेक्ट, और यहाँ पर क्या है, तीन ग्रुप्स हो रहे हैं, और तीनों ही ग्रुप्स क्या कर रहे हैं, प्लस आई इफेक्ट दिखा करके इस कार्बन आयन को क्या करते जा रहे हैं, डिस्टेबलाइज करते जा रहे हैं। क्यों डिस्टेबलाइज होता जा रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन आयन के ऊपर और इंक्रीज कर रहे हैं, जबकि कार्बन आयन ये नहीं चाहता। कार्बन आयन चाहता है मुझसे ले लो चार्ज डेंसिटी जितनी ले सकते हो, जिससे कि मेरे ऊपर चार्ज थोड़ा सा कम होता जाए। तो यहाँ से आप एक बात समझिए, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन जब आप जज करने जाएंगे तो आप क्या कह सकते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन is proportional to the presence of electron withdrawing groups, या minus I effect, and inversely proportional to the presence of electron donating groups, that is your plus I effect, that is your plus I effect। तो यहाँ से हमारे को एक और रिजल्ट समझ में आ रहा है, और वो रिजल्ट क्या है कि भाई अगर आपको कार्बन आयन की स्टेबिलिटी जज करनी है तो आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इफेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करेंगे, और अगर आपको कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी जज करनी है तो आप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स की आप स्टेबिलिटी को कंपेयर करेंगे। एक और एग्जांपल से समझ लीजिए, एक और एग्जांपल से समझ लीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये ए दिया हुआ है मुझे, I have 3 carbon ions and all 3 are bonded to slightly different groups। पहले केस में मुझे फ्लोरीन अटैच्ड है, दूसरे केस में OH अटैच्ड है, तीसरे केस में NH2 अटैच्ड है। ठीक है भाई, बाकी कार्बन चेन तो थ्रू आउट ही सेम है। इन तीनों ही ग्रुप्स में अगर मैं अब कंपैरिजन करने जाऊं कि किस केस में मेरा कार्बन आयन मोस्ट स्टेबलाइज्ड होगा, तो एक बात बताओ, इन सारों में डिफरेंस सिर्फ किस चीज का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ साइड एटम का है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का है। और वो तुम जानते हो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर क्या होता है, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि सबसे ज्यादा विड्रॉ करेगी, फिर ऑक्सीजन है थोड़ी कम विड्रॉ करेगी, और आखिर में नाइट्रोजन है, लीस्ट विड्रॉल किसका होगा, नाइट्रोजन का होगा। कार्बन आयन क्या चाहता है कि जितना ज्यादा विड्रॉल होता जाए, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंडक्टिव इफेक्ट लगता जाए,
उतना ही बढ़िया मैं स्टेबलाइज होता जाऊंगा। तो अगर मैं इन तीनों में ही कंपैरिजन करने जाऊं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी का, तो वो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ इंटरमीडिएट, दैट इज योर कार्बन आयन ओवर हियर, will come out to be obviously first will become most stable followed by second followed by third। इसका रीजन अपन जान गए हैं। रीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द बॉन्डेड साइड एटम। फ्लोरीन के केस में क्या होगा बेटा जी? मैक्सिमम माइनस आई देखने को मिलेगा। और NH2 के केस में क्या होगा? इन तीनों के मुकाबले मिनिमम माइनस आई देखने को मिलेगा। दैट मीन्स ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली सबसे ज्यादा हो जाएगा पहले के केस में, फॉलोड बाय सेकेंड एंड योर थर्ड। एक और बात ध्यान रखिएगा, तीसरा स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल। आपको इन्हीं तीनों की बातें पढ़नी है, ज्यादातर आपको क्वेश्चन इन्हीं तीनों को मिलेगा। स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल, तो रेडिकल की स्टेबिलिटी हम दो तरह से एक्सप्लेन करेंगे। एक बारी तो हम यहाँ पर भी स्टडी करेंगे, दूसरा हम हाइपर कॉन्जुगेशन में और डिटेल में पढ़ेंगे। रेडिकल्स भी कैसे होते हैं बेटा? फ्री रेडिकल्स आर आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, मीनिंग दे आल्सो टेंड टू एक्ट लाइक इलेक्ट्रोफाइल्स। फ्री रेडिकल्स भी कैसे होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, यानी कि ये भी किसकी तरह एक्ट करना चाहते हैं? एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह एक्ट करना चाहते हैं। तो इनकी कहानियां भी कैसी होती हैं? इनकी कहानियां भी बिल्कुल सेम होती हैं एज कार्बोकैटायन। यानी कि अगर मेरे को रेडिकल की स्टेबिलिटी कंपेयर करनी है तो वो भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के पास ही बैठ के खुश है। उसके पास भी जितने ज्यादा डोनेशन होती रहेगी, जितना उसकी डिग्री ऑफ डोनेशन इंक्रीज होता रहेगा, उतना ही वो खुश रहेगा। बाय अल्टीमेट रीजन इज कि वो खुद में भी कैसा है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वो खुद में भी कैसा है? इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का पाया जा रहा है। इसके अलावा जो हमें एप्लीकेशन पढ़नी है, दैट इज टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा जो हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे, दैट विल बी टू कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ। आइए एसिडिक स्ट्रेंथ और कंपेयर कर लेते हैं। थर्ड एप्लीकेशन, एसिडिक स्ट्रेंथ। पहली बात तो समझो कि तुम एसिडिक स्ट्रेंथ किस में बात कर रहे हो। तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई जनरल एसिड है HA। सपोज करिए आपके पास कोई जनरल एसिड है HA। ये जनरल एसिड कैसे टूटेगा बेटा जी? टूटेगा H पॉजिटिव के फॉर्म में और A नेगेटिव के फॉर्म में। क्या दे देगा? ये एक प्रोटॉन दे देगा, और ये एसिड प्रोटॉन देने के बाद जो पीछे रह जाएगा वो उसका क्या रह जाएगा? कॉन्जुगेट बेस रह जाएगा। अब ये रिएक्शन अगर इक्विलिब्रियम में है तो मैं चाहती हूँ इस रिएक्शन को इक्विलिब्रियम में ना रह करके इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज हो जाए। तो अगर मुझे इसका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इंक्रीज करना है तो ली शैटिलर के हिसाब से क्या होना चाहिए? मेरी प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी बढ़िया होनी चाहिए। भाई मेरा प्रोडक्ट तभी बनेगा जब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर उसकी स्टेबिलिटी ही कम होगी तो ऑब्वियसली वो टूटेगा नहीं, और अगर वो टूटेगा नहीं तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा नहीं। H पॉजिटिव मिलेगा नहीं तो करस्पॉन्डिंग स्पीशी एसिड की तरह बिहेव करेगी नहीं। एक बात समझो, अगर मैं बोल रही हूँ कि HCl H2O से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्यों है? क्योंकि HCl तुरंत टूट रहा है। HCl का डिसोसिएशन फॉरवर्ड में ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वो तुरंत H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव दे दे रहा है। लेकिन H2O का जो डिसोसिएशन है वो एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है, वो इतना रेडिली H पॉजिटिव नहीं दे रहा। और उसके पीछे सर्टेन देयर आर रीजंस, देयर आर द प्राइमरी रीजन बिहाइंड दैट इज the stability of your corresponding stability of conjugate base। इस बनने वाले corresponding conjugate base की कुछ stability होती है, जिसकी वजह से अगर वो stable ज्यादा होगा तो ज्यादा जल्दी बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड में ज्यादा रहेगी, और फॉरवर्ड में ज्यादा रहेगी तो H पॉजिटिव ज्यादा मिलता रहेगा। करस्पॉन्डिंग स्पीशीज ज्यादा बढ़िया स्टेबलाइज्ड रहेगी, ज्यादा बढ़िया एसिडिक रहेगी। तो मेरे को अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है ना, तो मैं एक्चुअल में क्या कंपेयर कर रही हूँ? अपने बने हुए कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर कर रही हूँ। समझते जाना, ये बात हम लिंक करते जा रहे हैं। अगर आप एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने जा रहे हैं तो आप एक्चुअल में क्या कंपेयर कर रहे हैं? आप एक्चुअल प्रोटॉन तो सबके लिए सेम है, आप कंपेयर कर रहे हैं द स्टेबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग कॉन्जुगेट बेस। और ये जो कॉन्जुगेट बेस है, ये देखो भाई, इसके ऊपर चार्ज क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज बना हुआ है। ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, ये एक न्यूक्लियोफिलिक स्पीशी है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है तो ये क्या चाहेगी? अपने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम करवाना। दैट मीन्स जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा के रखोगे उतनी ज्यादा क्या होता रहेगा? एसिड, उतना ज्यादा कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनता रहेगा, और जितना कॉन्जुगेट बेस स्टेबल बनेगा उतनी ही ज्यादा क्या हो जाएगी? एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़िया हो जाएगी। तो यहाँ से हमें सिर्फ क्या कंपेयर करना है? अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने बोलेगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या ध्यान रखना है? स्टेबिलिटी ऑफ योर कॉन्जुगेट बेस। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, बोल रहा है CH4 में
NH2 में, NH3 में, पानी में और HF में एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करिए। तो आप इनको सिर्फ क्या कर दीजिए, आप इनका कॉन्जुगेट बेस बना लीजिए। एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो वो कॉन्जुगेट बेस के थ्रू की जाएगी। बना लेते हैं भाई। इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाला, ये बन गया CH3 नेगेटिव। इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाला, ये बन गया NH2 पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें से प्रोटॉन बाहर निकाला, ये बन गया OH नेगेटिव। इसमें से भी प्रोटॉन बाहर निकाला, ये बन गया F नेगेटिव। अब अगर तुम तीनों में नेगेटिव चार्ज, अगर तुम चारों में ही कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी कंपेयर करने जाओगे, तुम क्या कहोगे, भाई मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी F नेगेटिव की है तो वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को मोस्ट स्टेबलाइज कर सकता है। भाई नेगेटिव चार्ज मोस्ट बढ़िया स्टेबलाइज किसमें होता है, जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम उतना ज्यादा स्टेबिलिटी, जितना साइज। अगर आप सेम पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ध्यान रखेंगे, और अगर आप सेम ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं तो आप साइज को प्रायोरिटाइज करेंगे। Please listen. How will you find out? How will you compare the electronegativity? अगर आप पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सॉरी नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी, तो अगर आप सेम पीरियड में कंपेयर कर रहे हैं तो आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी प्रायोरिटाइज करेंगे, और अगर आप एक ग्रुप में कंपेयर कर रहे हैं तो आप साइज के ऊपर प्रायोरिटी रखेंगे। जितना ज्यादा साइज उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी। हम किस में कंपेयर कर रहे हैं, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स में कंपेयर कर रहे हैं। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को बढ़िया स्टेबलाइज रखेगी, और बढ़िया स्टेबलाइज रखेगी तो ये कॉन्जुगेट बेस कैसा होगा बेटा जी, ये हो जाएगा मोस्ट स्टेबल। और अगर ये मोस्ट स्टेबल हो जाएगा तो ये एसिड भी सबसे स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। दैट मीन्स डायरेक्टली यू कैन कंपेयर द एसिडिक स्ट्रेंथ आल्सो यूजिंग द फंडास ऑफ योर जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेम यही बातें आप बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी कह सकते हैं। सेम इसी तरीके की बातें आपसे हम बेसिक स्ट्रेंथ के लिए भी कंपेयर करवाएंगे। देखिए भाई, फोर्थ एप्लीकेशन इज द कंपैरिजन ऑफ योर बेसिक स्ट्रेंथ। और ये बेसिक स्ट्रेंथ में किस में कंपेयर करूंगी, सबसे पहली बात तो ये बेसिक स्ट्रेंथ में कंपेयर करूंगी अपने अमोनिया कंपाउंड्स में, अमीन डेरिवेटिव्स में। किनके बात करेंगे, बेस हम वो कह रहे हैं जिनके पास लोन पेयर अवेलेबल है फॉर डोनेशन। और अगर लोन पेयर अवेलेबल है डोनेशन के लिए तो वो प्राइमरीली कौन होगा, एक अमीन स्पीशी होगी। ये रहा NH3, ये रहा NH2 और इसके ऊपर एक R ग्रुप, ये रहा NH और इसके ऊपर 2 R ग्रुप, ये रहा N और इसके ऊपर 3 R ग्रुप। ध्यान से देखो ये बेस की तरह क्यों काम कर पा रहा है, क्योंकि इसके पास प्रेजेंट है एक लोन पेयर, और इस लोन पेयर को ये क्या कर देगा, ये बाहर वाले को डोनेट करके अपने आप में बढ़िया लुईस बेस का काम करने लग जाएगा, ब्रॉन्स्टेड बेस का काम करने लग जाएगा। तो अगर ये एक लोन पेयर, जितना ज्यादा इसके ऊपर लोन पेयर की डेंसिटी बनी रहेगी उतना ज्यादा इसको डोनेट करने में फायदा रहेगा। ध्यान रखना, डोनेशन जब आप कंसिडर कर रहे हो तो आप किसी थर्ड पार्टी को डोनेट कर रहे हो। अपने मॉलिक्यूल में जो तुम डोनेशन कर रहे हो उसको डोनेशन नहीं कहा जाएगा, उसके वजह से तुम बेस नहीं बनोगे। बेस तुम किसकी वजह से कहलाओगे, जब तुम किसी बाहर की स्पीशी को दोगे अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। भाई एक बैंक है, एक बैंक अगर अपने एम्प्लॉय को पैसा दे रहा है तो वो उस एम्प्लॉय के लिए बैंक नहीं है, वो उस एम्प्लॉय के लिए उसका ऑफिस है। वो कंपनी एक बैंक का काम कब करेगी, जब वो अपने एम्प्लॉय को ना दे करके किसी बाहर के किसी और के एम्प्लॉय को भी पैसा दे रही है, तब वो उसके लिए बैंक का काम करेगी ना। तो सिमिलरली अमोनिया का जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर बेस कब बन जाएगा, जब आप किसी थर्ड पार्टी को, किसी बाहर के एलिमेंट को डोनेट कर रहे हैं। अब ये नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बनी रहेगी उतना ज्यादा इसका हाथ खुला रहेगा डोनेशन में। एक कंपनी है उसके पास जितना पैसा रहेगा, एक बैंक है उसके पास जितना पैसा रहेगा, उतना ही बढ़िया वो लोन दे सकेगा किसी और को। और अगर बैंक खुद ही बंद होने की कगार पे है, खुद ही बैंकरप्सी पे जाने वाला है, तो वो सामने वाले को लोन इतना नहीं दे पाएगा। अगर अंदर ही अंदर उसका खुद ही पैसा रिसता जा रहा है तो ऑब्वियसली इट विल नॉट बी एबल टू फंक्शन लाइक अ गुड बैंक। तो यहाँ पर भी समझिए, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन पर बनी रहेगी उतनी ज्यादा बेसिसिटी भी बरकरार रहेगी। यानी कि बेसिसिटी किस पे प्रोपोर्शनल हो जा रही है, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स पे, या कह लीजिए इंटेंसिटी ऑफ योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट्स पर, इंडक्टिव इफेक्ट डोनेशन पर डिपेंड कर रही है। और इनवर्सली किस पे चली जाएगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स पर। यानी कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स
उतनी कम क्या होती जाएगी, बेसिसिटी होती जाएगी। तो अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कंपेयर करूं तो यहाँ नाइट्रोजन के ऊपर एक हाइड्रोजन लग रही है, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन का खुद में कोई इफेक्ट नहीं होता, बेचारी इतनी सी हाइड्रोजन है, सबसे छोटा एलिमेंट है, कोई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नेग्लिजिबल है, एक ही इलेक्ट्रॉन है ले दे करके, तो हाइड्रोजन का अपने आप में कोई इफेक्ट नहीं होता, ना डोनेशन होती ना विड्रॉल होती। इस आर ग्रुप का कैसा इफेक्ट रहेगा, ये प्लस आई इफेक्ट दिखाती रहेगी और नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना के रखेगी। इस दूसरे केस में आपने दो दो आर ग्रुप्स लगा रखे हैं और आप जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट कैसा होगा, एडिटिव नेचर होने की वजह से नाइट्रोजन के ऊपर हम कहेंगे कि ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बना के रख रखी है। और तीसरे केस में तो एक नहीं दो नहीं तीन तीन आर ग्रुप्स लग रहे हैं, तीनों ही क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डोनेट करके बेसिक स्ट्रेंथ को बनाए रखेंगे। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम किस में आ जाएगी बेटा जी, ये मान लो फोर्थ है, ये थर्ड कंपाउंड है, ये सेकंड कंपाउंड है, ये फर्स्ट कंपाउंड है। अगर मुझे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करनी है तो मैं कह सकती हूँ कि बेसिसिटी विल बी मैक्सिमम इन द केस ऑफ 4, then 3, then 2 and then 1. Why? Because it is dependent on the electron donating effects of substituents. It is dependent on the plus I effect and inversely proportional to the minus I effect. तो ये सारी की सारी कहानियां रही है इंडक्टिव इफेक्ट्स की, जिसमें कि हमने ये देखा है कि वो होता क्या है, किस केस में एग्जिस्ट करता है। अभी तक हम सिर्फ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं और कुछ बात नहीं कर रहे हैं। आपके टाइप्स ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट्स क्या होते हैं, किन दो पैरामीटर्स का आपको मेजरली ध्यान रखना है इंडक्टिव इफेक्ट के लिए, पहला डिस्टेंस और दूसरा इट बीइंग एडिटिव, और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि इंडक्टिव इफेक्ट के सवाल किस तरीके के आएंगे, किन पैरामीटर्स पे आप सवाल को सॉल्व करेंगे, किस एप्लीकेशन में आप इंडक्टिव इफेक्ट को यूज करके जवाब देंगे। तो या तो वो इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करवाएगा, इंटरमीडिएट में भी कार्बोकटायन, कार्बन आयन या फिर रेडिकल हो सकता है, और इसके अलावा वो आपसे एसिडिक या बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवाएगा। अगर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहा है तो आप जानते हैं कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और बनने वाला कॉन्जुगेट बेस एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, जितने इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी है, जितना भी ड्रॉइंग इफेक्ट लग रहा होगा उतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड का काम करेगा। अगर आपसे बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करवा रहा है तो वो आपसे किसी पर्टिकुलर एटम की लोन पेयर के डोनेशन की टेंडेंसी को कंपेयर करवा रहा है। जितना ज्यादा नाइट्रोजन पर या उस एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेशन के लिए अवेलेबल रहेगी, बेसिक स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिक स्ट्रेंथ और एसिडिक स्ट्रेंथ भी हमने कंपेयर कर ली है। नेक्स्ट क्लास में हम उठाएंगे रेजोनेंस इफेक्ट, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेजोनेंस, और हम फिर इसी तरह से कंपेयर करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजोनेंस एंड मेसोमेरिक इफेक्ट्स, इनके एप्लीकेशंस भी हम यहीं पर देख लेंगे। तो ये वाली बातें हम करने वाले हैं हमारे अपकमिंग मॉड्यूल में। तब तक आप इंडक्टिव इफेक्ट के क्वेश्चंस जितने भी आपको पीवाईक्यूज मिलते हैं आप सॉल्व करके रखिएगा। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको क्लास में भी सॉल्व करवा दूंगी। थैंक यू बच्चा लोग, एंड बाय, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास।